1922 में एक 15 साल लड़के का टोक्यो की एक छोटी सी वर्कशॉप में पहला दिन होता है। इस वर्कशॉप के मालिक ने उसे वर्कशॉप साफ करने का काम दिया। उस वक्त किसी को भी इसका कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा आगे जाकर कौन बनेगा। ये कहानी एक गरीब जापानी लड़के की है जो एक मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड को बिल्ड करता है, जो कि है होंडा मोटर्स। सोचिरो होंडा माउंट फ्यूजी के करीब एक गांव में पैदा होता है और इसके वालिदैन इंतहाई गरीब होते हैं। सोचिरो कठिन इकोनॉमिकल सिचुएशन में बड़ा होता है। ये 8 साल सोचिरो होंडा एक दिन गली में से गुजर रहा होता है कि इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक मशीन है जो कि 4 व्हील्स की मदद से रोड पर चल रही है। सोचिरो ने पहली बार कार को देखा था। इस चीज ने इसकी जिंदगी पर ऐसा असर किया कि अब ये हमेशा के लिए मशीनों के साथ जुड़ जाएगा। जहां कहीं वो इंजन्स और मोटर्स को देखता तो उसी की तरफ ही मुतवज्जा हो जाता था। वो स्कूल जाने से बड़ी नफरत करता था, इसलिए वो स्कूल कम जाता और अपने वालिद के साथ बाईसाइकिल्स बनाने का काम ज्यादा करता था। 1922 के एक एड मैगजीन में उसने एक ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी के बारे में पढ़ा जिसका नाम आर्ट शोकाई था। ये एक नई कंपनी थी जिसको वर्कर्स की ज़रूरत होती है। 15 साल सोचिरो अपना घर छोड़कर अपने ख्वाबों की तकमील के लिए टोक्यो चला जाता है। इस वर्कशॉप का मालिक उसे काम देता है जो कि था वर्कशॉप की सफाई का और उसके साथ उसके छोटे से बच्चे की देखभाल का। अगले कुछ महीनों तक सोचिरो 1 रुपया तक भी नहीं बना पाया था। जो चीज़ उसे घर जाने से रोक रही थी वो शर्मिंदगी थी कि कैसे वो अपने बाप को फेस करेगा, क्योंकि उसने अभी तक कुछ अचीव भी नहीं किया था। वक्त के साथ साथ उसके बिजनेस की डिमांड बढ़ती गई, जिसकी वजह से उसने सोचिरो को भी काम में लाने का फैसला किया। सोचिरो ने छोटे टास्क करने से शुरुआत की और कुछ ही अरसे में वो एक काबिल मैकेनिक बन गया। उसकी जहानत और लगन ने कंपनी के मालिक की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। अब इस मालिक ने ना सिर्फ इसे मैकेनिकल काम सिखाने का फैसला किया, बल्कि साइड बिजनेस भी सिखाने लगा। इस वर्कशॉप में ऑटोमोबाइल्स और बाईसाइकिल्स की रिपेयरिंग का काम किया जाता था। उस वक्त कार्स इतना पॉपुलर नहीं थी, कार्स सिर्फ अपर क्लास के पास हुआ करती थी। थोड़े से ही वक्त में सोचिरो ऑटोमोबाइल्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, जिनमें लिंकन, मर्सिडीज, डेमलर जैसी कार्स थी। इनके अलावा वो मोटर बाइक्स के बारे में भी बहुत कुछ जान चुका था। इसी कंपनी की बदौलत ही सोचिरो मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से वाकिफ हुआ। यह वो वक्त था जब मोटर स्पोर्ट्स अमेरिका, यूरोप और इवन जापान में भी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी। 1923 में इस कंपनी के मालिक ने अपने वर्कर्स के साथ मिलकर एक रेसिंग कार बनाने का फैसला किया, जिसमें सोचिरो भी शामिल था। इनका पहला मॉडल आर्ट डेमलर था, जो कि डेमलर के सेकंड हैंड इंजन से बनाया गया था, और इनका दूसरा मॉडल द कर्टिस था। इन्होंने एक और कार बनाई जो कि द मिचेल के नाम की थी। ये एक अमेरिकन कार थी। इस कार को 5th जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में उतारा गया। इस कार ने पहली पोजीशन हासिल की। ये 17 साल सोचिरो के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद मोटर स्पोर्ट्स इसका मजहब बन गया। 1928 में साकाकीपारा ने अपना बिजनेस बढ़ाना चाहा और आर्ट शोकाई की दूसरी ब्रांच हैमामात्सु में खोलने का फैसला किया, और इसका चार्ज इसने यंग सोचिरो को देने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा इसे बेहतर हैंडल करने वाला और कोई नहीं था। तो 21 साल सोचिरो को नई ब्रांच का मालिक बना दिया गया। सोचिरो की रिपेयर शॉप ने अपने पहले साल स्ट्रगल की, क्योंकि लोग इनकी कार्स पर इत्मीनान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये नए थे। लेकिन सोचिरो ने मेहनत जारी रखी। 1930 तक जो कंपनी एक आदमी से शुरू हुई थी, अब उसमें 30 लोगों का स्टाफ काम कर रहा था। ये ब्रांच अगले कुछ ही सालों में तेजी से बढ़ना शुरू हो गई थी। सोचिरो ना सिर्फ एक अच्छा मैकेनिक था, बल्कि एक रेस कार ड्राइवर भी था। सोचिरो ने हैमामात्सु रेसिंग कार बनाई, जिससे उसने एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उसने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार चलाई। ये रिकॉर्ड जापान में अगले 20 साल तक कायम रहा। उस वक्त रेसिंग एक खतरनाक खेल था। जून 1936 में सोचिरो हैमामात्सु कार की ड्राइविंग कर रहा था कि कार क्रैश हो गई।
सोचीरो तकरीबन मौत के घाट उतर चुका था। उसका बायां बाजू फ्रैक्चर और डिसलोकेटेड हो चुका था और उसका चेहरा शदीद जख्मी था। 2 महीने हॉस्टल में उसकी देखभाल की गई और 4 महीनों के बाद ही वो दोबारा रेस ट्रैक पर पहुंच गया। उसके इस फैसले से फैमिली नाखुश थी, जिसके बाद सोचीरो ने कभी भी रेस में हिस्सा नहीं लिया। 1936 में होंडा रिपेयरिंग के काम से उकता चुका था और अब वो कुछ और करना चाहता था। सो उसने अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया जो कि पिस्टन रिंग्स बनाने का काम करेगी। उसने अपने करीबी दोस्त शिचिरो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये दोनों दिन रात काम करने लगे। सोचीरो अभी भी हैमामेट्सु ब्रांच में काम कर रहा था। वो दिन को रिपेयरिंग का काम करता था जबकि रात को पिस्टन्स बनाने का काम करता था। 1939 में सोचीरो ने सक्सेसफुल वर्किंग पिस्टन बना लिया। उसके बाद उसने आर्ट शोकाई को छोड़ दिया और अब अपना पूरा वक्त अपनी कंपनी को देने लगा। होंडा दिन रात नए पिस्टन्स बना रहा था, लेकिन ये पिस्टन्स उस तरह के नहीं बन रहे थे जैसे सोचीरो बनाना चाहता था। इसी दौरान टोयोटा ने सोचीरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सोचीरो ने 50 पिस्टन्स बना कर दिए, जिनमें से सिर्फ 3 ही टोयोटा के स्टैंडर्ड को पास कर पाए। इससे सोचीरो बहुत मायूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले कुछ सालों में वो जापान में ट्रैवलिंग करता रहा, जिसमें उसने स्टील मेकिंग कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ का विजिट किया, जिसमें वो पिस्टन रिंग्स बनाने की नॉलेज इकट्ठी कर सके। इस सब के बाद उसने नए जज्बे के साथ दोबारा पिस्टन बनाना शुरू कर दिए। अब की बार ना सिर्फ उसके पिस्टन्स ने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास किया, बल्कि पूरे मुल्क में से अब उसे ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। इसके बाद 2000 से ज़्यादा लोगों को कंपनी में जॉब्स दी गई ताकि ऑर्डर पूरे किए जा सकें। सोचीरो और उसकी कंपनी के लिए सब कुछ सही जा रहा था कि जापान पैसिफिक वार में शामिल हो गया। इसके बाद सोचीरो की कंपनी का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के पास चला गया और इसके 45% शेयर्स टोयोटा कंपनी के पास चले गए। सोचीरो को भी प्रेसिडेंट से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। अब एम्प्लॉयज भी छोड़कर जाने लगे। इसकी कंपनी अब स्ट्रगल करने लगी और सोचीरो अपनी पूरी मेहनत कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये कंपनी चलती रहे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। 1944 में दौरान जंग एक जहाज़ का बम डायरेक्ट सोचीरो की कंपनी पर आ लगा, जिससे उसकी कंपनी तबाह हो गई। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और अब तक सोचीरो अपना सब कुछ खो चुका था। सोचीरो ने अपनी कंपनी टोयोटा को 45,000 येन्स में बेचने का फैसला कर लिया। 1946 में जापान इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस कर रहा था। एक दिन उसकी नज़र एक जनरेटर इंजन पर पड़ी जो कि जापानीज आर्मी का था, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। इसको देखने के बाद उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस इंजन को बाईसाइकिल के साथ लगाया जाए। ये एक नई इजाद थी। 1946 में सोचीरो ने अपने पुराने वेयर हाउस में होंडा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसमें मोटर बाइक्स बनाने का काम शुरू कर दिया गया। वो और इसके स्टाफ के 12 लोगों ने इसके आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने इंजन्स की मदद से एक बाईसाइकिल बना ली जिस पर इंजन लगा हुआ था। ये बाईसाइकिल पूरे जापान में मशहूर हो गई और इनके ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। कुछ ही अरसे के बाद पुराने इंजन्स ख़त्म होना शुरू हो गए और अब सोचीरो ने अपना एक इंजन बनाने का फैसला किया। 1947 में उसने टाइप ए के नाम से इंजन बना लिया और पहली मर्तबा किसी मशीन पर होंडा लिखा जा चुका था। 1948 में सोचीरो ने द होंडा मोटर कंपनी खोल ली जो कि मोटर बाइक्स बनाती थी। अब एक मसला जो सोचीरो को दरपेश आ रहा था वो था पैसों का। उसे पैसे चाहिए थे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसके लिए सोचीरो ने जापान में मौजूद 18,000 मोटर बाइक शॉप्स को लेटर लिखा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। इनमें से सिर्फ 3,000 स्टोर्स ने ही पॉजिटिव रिप्लाई दिया। इन स्टोर्स ने सोचीरो को पैसे देना शुरू किए। 1 साल के बाद होंडा कंपनी ने अपना पहला मुकम्मल मोटर बाइक तैयार किया जो कि था मॉडल डी। मॉडल डी होंडा कंपनी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इसका साइज बड़ा था और ये काफ़ी हैवी थी।
اس کے بعد سوچیرو نے ایک اور بائک تیار کی جو کہ چھوٹی اور ہلکی تھی۔ 3 سالوں کی محنت کے بعد سوچیرو نے ایک ایسی بائک بنا لی جو لوگوں کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ یہ تھی دا سپر کب۔ یہ جاپان میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد اس کمپنی نے انویسٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک انویسٹر جس کا نام ٹیکیو فوجی ساوا تھا، اس نے ہونڈا موٹر کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور جتنے پیسے کمپنی کو چاہیے تھے وہ اس نے دیے۔ اس کے علاوہ مارکیٹنگ بھی کی گئی۔ 1958 میں یہ بائک یو ایس میں بھی پہنچ گئی۔ یو ایس میں اس کی قیمت $295 رکھی گئی جو کہ باقی بائکس کی نسبت بہت کم تھی۔ اس کے بعد ہونڈا کمپنی نے ٹریمف اور ہارلے ڈیوڈسن جیسی مشہور بائکس بنائی۔ اس کے بعد سوچیرو نے اپنی بائکس کو ریسنگ ورلڈ میں بھی انٹروڈیوس کروا دیا۔ اب ریسنگ صرف کھیل نہیں تھا بلکہ یہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جہاں یہ اپنی کارز اور بائکس پوری دنیا کو دکھا سکتے تھے۔ سوچیرو دنیا بھر کی ریسنگ میں شامل ہوتا تھا اور اپنے کمپیٹیٹرز کی بائکس کو دیکھتا تھا۔ 1954 میں ہونڈا کی بائک کو ریس میں اتارا گیا لیکن اس میں ہونڈا کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہونڈا کی بائک آخری نمبر پر آئی۔ 5 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائک ریس ہوئی جس میں دوبارہ ہونڈا کی بائک کو ریس میں اتارا گیا، لیکن اس بار ہونڈا کی بائک پہلے نمبر پر آئی اور بہت بڑا انعام بھی حاصل کیا۔ 2 سال بعد دوبارہ ریس ہوئی اور اس میں ایک بار پھر ہونڈا کی بائک ونر قرار پائی اور اب ہونڈا کمپنی نے اپنا نام دنیا کے نقشے پر لکھ دیا تھا۔ 60 کی دہائی میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائک مینوفیکچرنگ کمپنی بن گئی تھی، لیکن سب سے بڑی موٹر بائک کمپنی ہونا سوچیرو کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ اس کا ایک اور بڑا خواب تھا جو کہ یہ اس وقت سے چیز کر رہا تھا جب یہ صرف 8 سال کا تھا۔ وہ کار میکنگ انڈسٹری میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ 1963 میں ہونڈا نے کار انڈسٹری میں ڈیبیو کیا۔ انہوں نے ایک منی ٹرک بنایا جو کہ T360 منی ٹرک کے نام سے تھا، لیکن یہ ٹرک اتنا کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد ہونڈا نے ایک سپورٹس کار بنائی جو کہ S500 تھی۔ اس کار کے 1300 یونٹس بنائے گئے تھے۔ یہ ہونڈا کمپنی کی ایک ریئر کار ہے۔ سوچیرو نے جس طرح اپنا بائک ریسنگ ورلڈ میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اسی طرح اپنی کار بھی ریسنگ ورلڈ میں انٹروڈیوس کروائی۔ انہوں نے ہونڈا RA271 کار بنائی اور اسے فارمولا 1 ریس میں اتارا گیا۔ انہوں نے 1 سال کے اندر ہی پہلی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد ہونڈا RA272 کار نے بھی ریس جیتی، لیکن اس سب کے باوجود وہ مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹرز کے قریب بھی نہیں تھے۔ اس لیے ہونڈا کمپنی نے ریسنگ کار سے بریک لی اور اپنی ساری توجہ ورلڈ کی ایک کامیاب ترین کار بنانے میں لگا دی جو تھی ہونڈا سیوک۔ 1972 میں ہونڈا کے اس کار کا ڈیبیو ہوتا ہے اور آنے والے سالوں میں یہ دنیا کی مشہور ترین کار بن جاتی ہے۔ اس کار کے بعد ایک اور کار انٹروڈیوس کروائی گئی جو کہ تھی ہونڈا اکارڈ۔ یہ کار ایک بہتر انٹیریئر کے ساتھ لانچ ہوئی اور یہ آٹوموٹیو ہسٹری کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی کار بن گئی تھی۔ 1980 کے شروع میں ہونڈا جاپان کی تیسری بڑی کار پروڈیوسنگ کمپنی بن گئی تھی اور 10 سال بعد یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ سوچیرو ہونڈا 1973 میں ریٹائرڈ ہو گیا تھا اور 1991 میں اس کی وفات ہو گئی۔ آج ہونڈا کمپنی مختلف انڈسٹریز میں کمپیٹ کر رہی ہے جس میں جیٹس، بوٹس انجن اور روبوٹس شامل ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔